नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज पत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, बीए प्रथम वर्ष, ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र क्रमांक 4 नाटक तथा एकांकी। तो इस प्रश्न पत्र में हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो 5 एकांकियाँ हैं उनमें से विनोद रस्तोगी का एक बहुचर्चित एकांकी बहू की विधा को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने विनोद रस्तोगी का परिचय और इस एकांकी का जो कथा वस्तु है उसकी हमने चर्चा की थी। आज पुनः इस ताशिका के अंतर्गत कथावस्तु की चर्चा करते हुए इस एकांकी के जो प्रमुख चरित्र हैं उन चरित्रों की चारित्रिक जो विशेषता हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। पुनः एक बार इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहू की विधा विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एक चर्चित एकांकी है। बहू की विधा एकांकी समाज में फैली हुई दहेज की समस्या पर आधारित है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को दर्शाया है। इस एकांकी के प्रमुख जो चरित्र जीवनलाल है, जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी नहीं की तथा उन्होंने शादी में कम दहेज दिया। इससे उनके मन पर धब्बा लगा है। इसी मानसिकता को लेकर समाज में फैली ये जो दहेज की जो समस्या है उस पर ये एकांकी लिखा गया है। इस एकांकी के पात्रों की चर्चा भी इसके पूर्व हमने की है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की जो समस्या है उसको दर्शाया है। इस एकांकी के कुल मिलाकर 5 चरित्र हैं। पहला चरित्र या इस एकांकी का जो प्रमुख चरित्र है वो जीवनलाल, एक धनी व्यापारी है। उसके बाद दूसरा चरित्र जीवनलाल की पत्नी जिसका नाम राजेश्वरी है। जीवनलाल का बेटा रमेश। उसके बाद कमला रमेश की पत्नी या जीवनलाल की बहू है। और 5वां जो चरित्र है वो प्रमोद, कमला का वो भाई है। सांकेतिक चरित्रों के अंतर्गत 2 चरित्रों का केवल कथावस्तु के अंतर्गत उल्लेख होता है, जिसमें एक गौरी है जो जीवनलाल की बेटी और दूसरा एक चरित्र जो विमला है वो प्रमोद की बहन है या कमला की बहन है। प्रस्तुत एकांकी बहू की विधा श्री विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को दर्शाया है। इस एकांकी में कुल 5 चरित्र हैं। जीवनलाल, उनकी पत्नी राजेश्वरी, उनका बेटा रमेश, उनकी बहू कमला और प्रमोद जो कमला का भाई है। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ होता है। प्रमोद अपनी पारिवारिक हैसियत के हिसाब से दहेज देता है। जीवनलाल आशा के अनुरूप दहेज न मिलने के कारण वह चिढ़ा हुआ रहता है। विवाह के बाद पहला सावन आने पर
बहू को उसके मायके भेजे जाने की एक रस्म होती है। उसी रस्म को पूरा करने के लिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा करने उसके ससुराल पहुंचता है, परंतु कमला के ससुर जीवनलाल अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहते, क्योंकि जीवनलाल के अनुसार बेटी की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी नहीं की तथा कम दहेज दिया। जीवनलाल प्रमोद पर व्यंग करते हुए यह भी कहता है कि जब उनकी मुँह मांगा दहेज देने का सामर्थ्य नहीं था तो अपनी बहन की शादी उनके बेटे से क्यों करवाई। अब जब तक दहेज की पूरी रकम अर्थात 5,000 रुपये चुका दी जाती, वह कमला को अपने मायके विदा नहीं करेंगे। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है और केवल लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का वह विरोध भी करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपनी बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहता है कि वे भी लड़की वाले हैं, परंतु उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि सभी दंग रह गए। इसलिए लड़की वाले होते हुए भी उनकी मूंछ ऊंची है। इस समय उनका बेटा रमेश उनकी बेटी गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया है और किसी भी समय रमेश अपनी बहन गौरी को लेकर यहाँ पहुँचता ही होगा। तो इस प्रकार की बात जीवनलाल प्रमोद के सामने करते हैं। प्रमोद उसके बाद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वह वापस जाकर अपना घर बेच देगा और दहेज की रकम को जुड़ाकर वापस आएगा। इस पर कमला अपने भाई को समझाती है कि घर बेचने की बात वह बिल्कुल न करे, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन विमला के विवाह की जिम्मेदारी उसके सिर पर है। और क्या हुआ यदि वह पहला सावन अपने मायके में न बिता पाए। यहाँ ससुराल में उसकी सास और ननद गौरी बहुत अच्छी है। गौरी के आने से तो उसे अपनी सखियों को कमी भी नहीं खलेगी। इस प्रकार के जो संवाद है प्रमोद और कमला के बीच होते हैं। जिस समय प्रमोद और कमला के बीच इस प्रकार के संवाद हो रहे हैं, उसी समय कमरे में कमला की सास राजेश्वरी का प्रवेश होता है। राजेश्वरी को अपने पति की स्वार्थी प्रवृत्ति का पता है। राजेश्वरी को पता होता है कि जब तक प्रमोद उन्हें वो 5,000 रुपये लाकर नहीं देगा तब तक कमला की विदा नहीं होगी। इसलिए राजेश्वरी स्वयं कमला को तिजोरी की चाबी देकर 5,000 लाने के लिए कहती है। वह प्रमोद से कहती है कि ये रुपये वह जीवनलाल को देकर कमला को विदा कर ले जाए। प्रमोद पैसे लेने से इनकार कर देता है। उसी समय रमेश बिना अपनी बहन गौरी को विदा किए घर पहुंचता है। गौरी के ससुराल वालों ने भी कम दहेज का बहाना बनाकर गौरी को विदा करने से मना कर दिया था। जीवनलाल को अपने बेटी के ससुराल वालों का ये जो रवैया है वह अन्यायपूर्ण लगता है। उसे अपने बेटी के
ससुराल वाले लोभी लालची नजर आने लगते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी गौरी के ससुराल वालों को दे दी थी। दहेज देने के बावजूद उनकी बेटी गौरी के ससुराल वालों के उस दहेज कम पड़ने की वजह से उसके भाई के साथ विदा न करके जीवनलाल को अपना अपमान लगता है और वे शराफत और इंसानियत की दुहाई देने लगते हैं। तब राजेश्वरी ने अपने पति जीवनलाल की आंख खोलने के लिए कहती है। अब वे शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं, जबकि खुद अपनी बहू को दहेज की 5,000 कम पड़ने की वजह से उसके भाई को अपमानित कर विदा नहीं कर रहे थे। जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी पत्नी राजेश्वरी को कहते हैं कि अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी करो। जीवनलाल के इस बदले व्यवहार से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह जीवनलाल के बदले हुए व्यवहार से कुछ देर पहले का ये जो तनावपूर्ण माहौल है, वातावरण है, वह खुशी में बदल जाता है। और यहीं पर इस एकांकी की कथा वस्तु समाप्त होती है। बहू की विधा इस एकांकी के प्रमुख चरित्रों की हम विशेषताएं देखते हैं। एकांकी का प्रधान चरित्र जीवनलाल है। सर्वप्रथम हम जीवनलाल के चरित्र की विशेषताएं देखते हैं। पहली जो विशेषता है, एकांकी का प्रधान पात्र है। जीवनलाल इस एकांकी का प्रधान पात्र होने के साथ साथ वह अहंकारी और लालची है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है, दहेज का वह लोभी है। जीवनलाल दहेज का लोभी व्यक्ति है, तभी तो वह 5,000 रुपये पाए बिना प्रमोद के संग कमला को भेजने को तैयार नहीं होता है। इसी से हमें पता चलता है कि वह कितना दहेज का लोभी है। उसके बाद तीसरा जो मुद्दा है या तीसरी जो विशेषता है, जीवनलाल हृदयहीन व्यक्ति है। प्रमोद के बार बार विनती करने का भी उस पर कोई असर नहीं होता है और वह स्पष्ट कर देता है कि जब तक उसे 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे तब तक वह कमला को विदा नहीं करेगा। इसी से पता चलता है कि प्रमोद के बार बार विनती करने का उसके हृदय पर कोई परिणाम नहीं होता है। उसके बाद हृदय परिवर्तन हम देखते हैं कि एकांकी के आरंभ में वो किस प्रकार दहेज का लोभी है। प्रमोद के साथ उसकी बहन कमला को भेजने को वह तैयार नहीं होता है। प्रमोद बार बार उसके सामने विनती कर रहा है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हृदयहीन व्यक्ति का परिवर्तन उस समय होता है। जीवनलाल की लड़की को भी जब उसका ससुर विदा नहीं करता और अधिक दहेज की वो मांग करता है, तब जीवनलाल को पता चलता है कि उसका व्यवहार कितना गलत था। लेकिन उसकी पत्नी भी उसका हृदय बदलने में सफल होती है और वह एकांकी के अंत में कमला को विदा कर देते हैं। तो इस प्रकार उसके हृदय में परिवर्तन होता है। वह एक अहंकारी भी व्यक्ति है। जीवनलाल जैसे कि अपने बेटे के विवाह में कम दहेज मिलने पर प्रमोद का वह अपमान करता है, क्योंकि अहंकार के कारण अपनी बेटी की शादी में दिए गए दहेज की वह डींगे मारता है और वह यहाँ तक कह देता है कि मैं बेटी वाला होकर भी अपने
जो मूंछें हैं वह ऊंची रखता हूँ। तो इस प्रकार ये जो जीवनलाल का जो चरित्र है वह इस एकांकीकार का जो उद्देश्य है उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जीवनलाल जो एक दहेज का लोभी, हृदयहीन और अहंकारी व्यक्ति था, लेकिन उसका ये जो लोभ है, उसका ये जो अहंकार है, या उसका हृदयहीन जो हृदय किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण क्या है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि जीवनलाल एक धनलोभी व्यक्ति है। वह अपनी बहू कमला की विदा इसलिए नहीं करता कि उसे 5,000 रुपये दहेज के रूप में मिलने चाहिए थे, लेकिन वह नहीं मिले। कमला के भाई प्रमोद की विनती का उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका बेटा रमेश उसकी बेटी गौरी को ससुराल से लाए बिना अकेला लौटता है और वह यह बताता है कि दहेज पूरा न मिलने के कारण उसके ससुराल वालों ने गौरी को नहीं भेजा है, तो जीवनलाल को इससे धक्का लगता है। इसी समय उसकी पत्नी राजेश्वरी उसे फटकारती हुई कहती है कि जो व्यवहार तुम्हें कष्ट दे रहा है वही व्यवहार तुम अपनी बहू कमला के साथ कर रहे हो। इससे जीवनलाल का जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है और वह कमला को विदा कर देते हैं। उसके बाद इस एकांकी का दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चरित्र है वह राजेश्वरी है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, पर वह अपने व्यवहार में सभ्य एवं उदार महिला है। उसके चरित्र की कुछ प्रमुख जो विशेषता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि एकांकी के प्रधान पात्र जीवनलाल की वो पत्नी है। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता वह व्यवहार में सभ्य और उदार महिला है। जैसे कि जब हम देखते हैं इस एकांकी के अंतर्गत राजेश्वरी का जो व्यवहार है वो बहुत ही सरल है और वह एक सभ्य और उदार महिला है। जैसे कि हम इस उदारता का जो एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जिस समय दहेज के 5,000 रुपये देने के लिए प्रमोद के पास पैसे नहीं है, परंतु प्रमोद को सावन में अपने बहन को ले जाना है, परंतु जीवनलाल वो 5,000 रुपये जब तक नहीं देता तब तक उसे विदा न करने की बात करता है। इस बात का जब पता राजेश्वरी को चलता है तब राजेश्वरी अपने पास के 5,000 रुपये देने के लिए जो पैसे जीवनलाल को देकर अपनी बहन को ले जाने की बात करती है, इसी में उसकी ये उदारता दिखाई देती है। उसकी और एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि वह ममतामयी है। राजेश्वरी ममतामयी माँ है। उसके हृदय में ममता की भावना कूट कूट कर भरी है। वह अपने पुत्र रमेश के सामने ही अपनी बहू कमला के भाई प्रमोद को समझाती है, उसे ढाढ़स बांधती है। तभी तो वह प्रमोद से कहती है कि मेरे लिए जैसा रमेश वैसा तुम, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे, वह मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। वह अपनी बहू के साथ भी पुत्री के तुल्य व्यवहार करती है
वह प्रमोद से कहती है कि माँ होने के नाते वह समझ सकती है कि उसकी माँ भी अपनी पुत्री कमला का वैसे ही आंखें बिछाए इंतज़ार कर रही होगी जैसा मैं अपनी पुत्री गौरी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस कथन में राजेश्वरी की जो ममता है वह दिखाई देती है। उसके बाद राजेश्वरी की और एक जो महत्वपूर्ण विशेषता वह दहेज विरोधी है। राजेश्वरी प्रारंभ से ही दहेज का विरोध करती है। उसकी मान्यता है कि बेटी वाला कितना भी दहेज दे पर बेटे वाले कभी संतुष्ट नहीं होते। बेटी गौरी के विदा न होने पर जब जीवन लाल को गहरा आघात पहुंचता है तब भी वह यही कहती है कि बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए वो कहती है कि यदि सब बेटे वाले ये ध्यान रखें कि वे बेटी वाले भी है तो सब उलझनें दूर हो सकती है। उसके बाद राजेश्वरी की और एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह मानवता से पूर्ण है। राजेश्वरी में ये मानवता हमें देखने को मिलती है। वह अपनी भावनाओं के समान ही दूसरों की भावनाओं को भी समझती है। वह अपने पति जीवनलाल से कहती है, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वह दूसरे की बेटी को भी दे दो। इस प्रकार मानवता से परिपूर्ण ऐसी जो मूर्ति है वह राजेश्वरी है। हम देखते हैं कि ये राजेश्वरी एक आदर्श चरित्र के रूप में इस एकांकी में चित्रित किया गया है। राजेश्वरी के कारण ही जीवनलाल का ये जो हृदय है वो परिवर्तन होता है। वह जिस प्रकार अपने बेटी के साथ व्यवहार करती है उसी प्रकार का व्यवहार वह अपने बहू के साथ भी करना चाहती है। इस एकांकी के संदर्भ में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक विवेचन करने का, इस एकांकी को समझाने का मैंने प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।